नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीबी न्यूज़ 24 में। जैसा कि आपको पता होगा, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जो टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड से 1 पदक कम रहा। गोल्ड मेडल इस बार भारत चूक गया। आज इस विषय पर हमारे साथ परिचर्चा के लिए हमारे साथ है सुधांशु सर, जो एक शिक्षक हैं, एक लेखक है, साथ ही एक इतिहासकार भी है और इस खेल जगत में एक अच्छा खासा जानकारी रखते हैं। तो आज उस सर से बात करेंगे, भारत की प्रदर्शन इतना संतोषजनक क्यों नहीं रहा। आज इसी सब विषय हमारे साथ सर की परिचर्चा होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो सर हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। सर, क्या भारत कभी ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक जीत सकता है? जिस प्रकार देखा जाए सर, लगातार शून्य। पिछली बार 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी लाए भी थे। इस बार नीरज चोपड़ा जो है सिल्वर से ही पाए और गोल्ड से चूक गए। तो सर क्या लगता है, क्या जिस प्रकार देखा जाए चाइना है और सब देश हैं, तो आपको क्या लगता है सर, क्या कभी ओलंपिक में भारत 50 स्वर्ण पदक ला पाएगा? पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे यही है। बड़ा कठिन प्रश्न है। जी सर। फिर भी मैं बहुत आशावादी हूँ जी। और मैं तो बहुत दिन से ओलंपिक फॉलो कर रहा हूँ जी। मॉस्को ओलंपिक से मैं टीवी देख रहा हूँ जी। यानी 44 साल हो गए ओलंपिक को अच्छा फॉलो करते हुए। और सर, जो आप लगातार मुझसे जब ओलंपिक चल रहा था, आप मुझसे बात भी कर रहे थे कि यार ब्रिजेश जी बनाना इस पर, और बढ़िया चल रहा है उनके। ठीक सर, जैसे समाप्त होता है वैसे बनाया जाएगा। सर, वही आपका जो ये ललक है जो ओलंपिक और खेल के प्रति, इसीलिए मैंने कहा सर आप एक शिक्षक हैं, लेकिन मैंने कहा सर आपके साथ एक वीडियो में साझा करना चाहूँगा। इस खेल मेरी रुचि का बहुत गहन विषय है। मैं जी क्रिकेट में, फुटबॉल में अच्छे लेवल पे खेला भी हूँ। जी सर। 50 स्वर्ण पदक भारत जीत सकता है। कोई भी देश जो ठान ले कि अगर हमें ओलंपिक में पदक जीतने हैं और एक लॉन्ग टर्म की एक योजना बनाए, जैसे चीन ने बनाई। जी। चीन ने 60 के दशक में ये फैसला किया कि हम ओलंपिक में या एशियाई खेलों में तभी भाग लेंगे जब हम सबसे बड़ी शक्ति होंगे। आपको शायद याद होगा कि दिल्ली एशियाड में 1982 में या 83 में, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, शायद 82 का वक्त था। सर, मैं खेल जगत से उतना मैं जुड़ा नहीं रहता हूँ सर। जब चीन की टीम ने भाग लिया और उसने कोरिया और जापान के वर्चस्व को तोड़ दिया। अच्छा। 20 से 25 साल वो लोग कहीं भाग ही नहीं लिए। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि पीछे ना रहें, पीछे की पंक्ति में ना गिने जाए। जी। तो भारत में भी इस तरह की कोई योजना लगा के, मैं ना भाग लेने की तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर योजनाबद्ध रूप से एक कार्यक्रम शुरू हो और उसमें निजी क्षेत्र की एक बड़ी भागीदारी हो, तो भारत 50 स्वर्ण पदक जीत सकता है। और अभी की स्थिति में तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो 6 पदक पा गया है। जी सर, पिछली बार 7 था, इस बार सर 1 पिछली बार तो कई बार ऐसा हुआ कि एक भी पदक नहीं जीता भारत ने। कांस्य के लिए हम तरस गए। तो अगर कांस्य पदक कभी कोई जीत जाता था या गलती से कोई एक पदक आ जाता था, तो हम लोग खुश हो लेते थे कि चलो पदक तालिका में हम लोगों का नाम तो है। कई ओलंपिक ऐसे गुजर गए जिसमें लॉस एंजल्स का ओलंपिक भी था, जिसमें पीटी उषा ने 4th पोजीशन पाई थी। 4th पोजीशन पे ही पीटी उषा इतनी अच्छा महान धाविका मानी जाती है। और सर इतनी महान धाविका मानी जाती है, और सर इतना बढ़ा चढ़ा के जो है हमारे यहाँ से इतना स्वागत कर दिया जाता है, इतना पैसों एडवर्टाइजमेंट से लाद दिया जाता है। एशियाई लेवल पे उन्होंने बहुत पदक जीते, वही उड़न परी थी, लेकिन विश्व स्तर पे उनकी स्थिति तब 4थी पोजीशन पे थी जब रूसी खेमे ने बहिष्कार कर दिया था। जो सबसे अच्छी धाविकाएं थी वहाँ आई ही नहीं थी। तब चौथे स्थान पे थी वो। तो भारत की स्थिति ओलंपिक में ठीक ही है। 6 पदक से मैं खुश हूँ। और कुछ पदक जो हम लोग चूक गए, कैसे 6-7 ऐसे इवेंट रहे जिसमें हम चौथे स्थान पे रहे।
एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण रहा जहाँ हम गोल्ड ला सकते थे। विनेश फोगाट का वो अयोग्य घोषित हो गई जी। और मैं तो नीरज चोपड़ा को भी दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने अपना तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जी जी जी। लेकिन एक कह सकते हैं दैवी ताकत से फेंका अरशद नदीम ने, और जी जी, कोई आशा नहीं करता था कि इतना ज़्यादा फेंकेगा, वो भी 2 बार 90 से बाहर। तो एक चमत्कारी प्रदर्शन था अरशद का, और नीरज चोपड़ा अपना सबसे अच्छा करने के बावजूद रजत पदक पा सके। आशा करते हैं कि हम निशानेबाजी में, मुक्केबाजी में, कुश्ती में, तीरंदाजी में जहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं, वहाँ और पदक लाके अगले ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 50 पदक तो अभी दूर हैं। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि सर कि हम 6 पदक जीत के ही संतुष्ट हैं, तो सर मुझे तो सर कहीं न कहीं सर संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि सर 145 करोड़ की जनसंख्या है सर हमारी, और देखा जाए चाइना हमारे सिमिलर है सर। 145 करोड़ की जनसंख्या, हम 45 पदक लाने की जो है सर आप चाइना से तुलना न तो सर इस पर सर थोड़ा सा आप कुछ चर्चा करिए सर। चीन से तुलना नहीं होनी चाहिए। एक तो चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5-6 गुनी बड़ी है जी, और दूसरा भारत का जो लोगों की कह सकते हैं कि हेल्थ का जो लेवल है, कम से कम भारत में ऐसे 70% लोग होंगे जो किसी न किसी डिफिशियंसीज के शिकार होंगे। किसी विटामिन कमी होगी, किसी में मिनरल्स की कमी होगी, यानी कमज़ोर जी शरीर ढांचे के हैं वो। और उसकी कई वजहें हैं। पहला तो पोषण का लेवल बहुत ख़राब है। पोषण को हमारी शिक्षा में ही नहीं गिना जाता है। हम पता चला कि महीने भर केवल आलू ही खा रहे हैं। सही बात या जो सही बात। तो पोषण को हमारी ज़रूरतों में रखा ही नहीं गया है। पेट भरने को भारत में या तो दाल चावल खा लिए सर गले भर, फिर सो गए 2 घंटे। तो ये एक कल्चर है जो शरीर पर नहीं, ज़्यादा आत्मा पे जोर देती है भारतीय संस्कृति। बहुत जगह जो जिम उम जाने लगता है तो लोग टांट कसते हैं कि ये बड़े भारी अपना शरीर बनाने जा रहे हैं, गामा पहलवान बन रहे। तो एक खेल संस्कृति ही नहीं है, या शरीर के प्रति इतने ध्यान देने की संस्कृति नहीं है। ऊपर से गरीबी का जो भारत में स्ट्रक्चर है, उसके वजह से आदमी जीवित रहे वही बहुत है। खेलना कूदना तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो चीन से तुलना इस संदर्भ नहीं करनी चाहिए। एक तुलना और, जैसे भारत में 1000 स्टेडियम सिर्फ है, मतलब आप उसको अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कह दें तो वैसे तो 100 भी नहीं होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हो। स्टेडियम में भी केवल एक खेल खेला जाता है, क्रिकेट। बड़े मुश्किल से कई ऐसे स्टेडियम हैं जिनमें ट्रैक बना दिया गया है, क्योंकि अगर पिच पे खेलेंगे तो पिच ख़राब हो जाएगी। तो मल्टी गेमिंग वाले जो या ऐसे स्टेडियम हैं बहुत कम हैं देश में। और चीन में 1,80,000 स्टेडियम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर 1,80,000। हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं 1,80,000 जो है स्टेडियम चाइना में है। हाँ। हमारे यहाँ 1,000 भी अगर मानक के अनुरूप नहीं है। और बहुत कम बहुत ऐसे, सर ये बहुत ही आपने सर बहुत ही मतलब कि अच्छा जो है आपने सर बताया, बहुत जागरूकता वाला क्वेश्चन बताया सर। स्कूल हैं जिनमें गेम्स की सुविधाएं हैं देश में। जी जी। स्कूल लेवल पे गेम्स कराया भी जाता है, तो वो स्कूल लेवल के बाद बच्चे हट जाते हैं, कहते हैं यार ये तो सर्टिफिकेट के लिए हम यहाँ पे गेम करा रहे थे, नो जॉब लग काम हो गया। जॉब ही नहीं, वो एडमिशन कराने के लिए एडमिशन कराने। जी सर जी। भाई नेशनल लेवल पे अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपके अच्छे जगहों पर एडमिशन हो जाएंगे। बस उतने से भारतीय अभिभावक खुश हो जाते हैं वो। इसीलिए जूनियर लेवल पे भारत का प्रदर्शन अच्छा है। आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड्स तो जूनियर लेवल पे भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वही जब सीनियर लेवल पे जाता है तो वही जो रोग है कि वो एडमिशन के लिए प्रेम रोग लग जाता है सर। नहीं, प्रेम रोग नहीं है, ये नौकरी रोग है। जी जी जी। क्योंकि तो भी सर प्रेम हुआ, चाहे प्रेम का के जो है साथ प्रेम हो या तो नौकरी साथ प्रेम हो। वो नौकरी के लिए या कहीं रेलवे में हो जाते हैं, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है गेम का। जी जी।
तो ये सब दिक्कतें हैं भारत और चीन के बरक्स। और एक बहुत बड़ा गैप है, अगर हम कहें कि भारत में खेल पे निवेश कितना है तो $2 अरब का है, और उसमें भी अधिकांश क्रिकेट पे। चीन में $750 अरब निवेश होता है खेल पे, तो ये बहुत बड़ा गैप। अब 350 गुने का लगभग गैप है। बहुत सारे एग्जैक्ट डाटा दे रहे हैं सर, इन लोगों को समझना चाहिए वाकई सर, सही बात। तो चीन से तो आप तुलना ही नहीं करिए। अगर आपको भारत में 50 स्वर्ण पदक लाने हैं या इस तरह करना है तो पहले तो निवेश बढ़ाना होगा, स्कूलों में खेल की संस्कृति को जिंदा करना होगा, और खेल को केवल हम एक पार्ट टाइम जॉब की तरह न लेके खेल को एक जीवन की तरह लेना होगा, जैसे कि लिया जा रहा है दुनिया में। अच्छा सर, आपने कहा सर चीन से तुलना नहीं करते, इसलिए हमारे राजनेता जो है सर, इसीलिए जो है पाकिस्तान से तुलना करते हैं हर समय कि हम पाकिस्तान से तुलना हमेशा करते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान सर कितना पदक जीता है, इस पर कुछ बताएं। पाकिस्तान एकमात्र पदक जीता है, स्वर्ण जीता है, तो इसलिए वो पदक तालिका में आ गए। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है जी। लेकिन वो असाधारण प्रदर्शन था। अरशद नईम जैसे भारत में भी ऐसे हजारों लड़के, बच्चे या बच्चियां होंगी जो असाधारण प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन उनके पास मंच नहीं है, हमारे पास ढांचा नहीं है जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे। मैं आपको बताऊं, मैं फिर चीन से तुलना करूं, चीन में 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। 10 लाख? हाँ। और वो वहाँ के जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें सैकड़ों वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते हैं। यहाँ तो जो नेशनल गेम होते हैं उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड ही नहीं लोग तोड़ पाते हैं अपना। यहाँ के बहुत सारे पुरुष जो धावक हैं विश्व स्तर के महिला धावकों से पिछड़ जाएं, ये लेवल है यहाँ के एथलेटिक्स का जी। तो अभी बहुत कुछ करना है क्योंकि ढांचा ही नहीं है हमारे पास। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर सर। अच्छा, भारत में सर खेलों की स्थिति इतनी जो है निचली क्यों है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं बता रहा था, थोड़ा सा 1-2-4 पॉइंट और बताइए। कई चीज़ें हैं। पहला तो निवेश नहीं है जी, नए स्कूलों में निवेश है, बहुत बड़ा निवेश का। मैंने बताया ना कि $2 अरब निजी क्षेत्र का और लगभग 500 मिलियन रुपए सरकार खर्च करती है। और 500 मिलियन में 140 करोड़ लोगों पे जो खेल पे खर्च होता है तो वो कितना होगा? तो सर अमेरिका वगैरह में और होगा? अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा। अमेरिका में तो क्लब लेवल पे ही उतना खर्चा हो जाता है जो भारत सरकार नहीं कर पाती। जी जी जी। तो अगले क्वेश्चन पे नहीं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उस पर आगे जाऊँगा। दूसरा, भारत में जो मैंने बताया खेल की संस्कृति, खेल की संस्कृति नहीं है। जी जी। आधा खेल तो जैसे आधे गोल्ड तो स्त्रियां लाती हैं, और भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति है ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से महिला पहलवान जो पदक लाई थी, विनेश फोगाट साथ क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। उनको घसीट के मारा गया पुलिस द्वारा। और सत्ता तंत्र कुछ नहीं बोला। सत्ता तंत्र ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने उनका शोषण किया था। तो कौन सा अभिभावक है जो अपने बच्चे को या बच्ची को भेजना चाहेगा ऐसे दरिंदों के सामने खेलने के लिए? जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सही बात। जिस प्रकार हमारे जो है महिला पहलवानों के साथ जो है विनेश फोगाट साथ खुद इतना जो है दुर्व्यवहार हुआ जो है यहाँ जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा मॉब लिंचिंग हुई, तो सर ये सब वाकई सर ये बहुत दुखद घटना है। और तीसरी चीज़ है यहाँ का जो निजी क्षेत्र है, अब वो निवेश कर रहा है। कुछ लीग हैं, जैसे फुटबॉल लीग शुरू हुई, बैडमिंटन लीग शुरू हुई, वॉलीबॉल की लीग शुरू हुई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। वॉलीबॉल में देख लीजिए भारत 50 से नीचे है, बास्केटबॉल में 100 के नीचे है, फुटबॉल में 140वें स्थान पे भारत है। तो जब इतना पीछे है, कोई छोटा सा क्लब, 3rd डिवीज़न क्लब यूरोप का भारत की राष्ट्रीय टीम को हरा सकता है। तो बहुत बड़ा गैप है। तो इसको मतलब वर्षों लगेंगे इस गैप को पाटने में। अगर अच्छी लीग अगर शुरू की जाए, उसमें पैसा लगाया जाए, तो विश्व स्तर के खिलाड़ी अगर भारतीय खिलाड़ियों का साथ खेलेंगे तो भारतीय खिलाड़ी उनसे लाभ उठाएंगे। और निवेश कम से कम 100-200 गुना चाहिए और स्कूल लेवल पे चाहिए।
अगर किसी सर गेम अभी में बजट आया जो है खेल पर, कितना बजट था इस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते चलें। बताया तो 500 मिलियन डॉलर बजट है। इतने बड़े देश के लिए कुछ वहाँ पे नहीं बिलियन है, सही बात। मैं बताना चाहूँगा कि ये मेसी वगैरह इससे ज़्यादा पैसा पाते हैं। बताइए एक खिलाड़ी व्यक्ति जितना हमारे भारत बजट में- है उससे ज्यादा एक मेसी, एक वहाँ एक खिलाड़ी उतना जो है पैसा पा जाता पैसा है। पा जाता है। जी सर, ये तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भारत को भरना पड़ेगा। और अब बजट आ रहा है मतलब निजी क्षेत्र का, लेकिन वो क्रिकेट के ही संदर्भ में आ रहा है। आईपीएल वगैरह, आईपीएल इस समय दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में, पैसे वाली लीगों में, पैसा लीगों में, लेकिन वो ओलंपिक में है ही नहीं। अगले ओलंपिक में वो शामिल होगी। जी। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक हो रहा है उसमें क्रिकेट को क्रिकेट शामिल किया जा सर रहा क्या 20 ओवर फॉर्मेट या 50 ओवर फॉर्मेट? है। नहीं, 20-50 में तो बहुत मुश्किल फॉर्मेट है। मुश्किल फॉर्मेट है जी। 20 तो सर क्या लगता है कि जो है जब ये ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा, क्या लगता है, आप क्या आशा करते हैं कि मैं भारत तो ये आशा करता हूँ कि इसमें चूंकि नंबर 1 टीम है, अभी वर्ल्ड कप जीत के भी भारतीय टीम आई है, अगर इसी फॉर्म को कायम रखेगी तो वो एक स्वर्ण पदक हम लोग जी 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 जीत सकते हैं। भारत एक बड़ी ताकत है। अगर वो कबड्डी को भी जी, कबड्डी शामिल को करा ले जी सर जी। ओलंपिक में, पता नहीं क्यों कबड्डी को शामिल नहीं किया जा रहा है, और शामिल होना चाहिए। बहुत सारे देश अब कबड्डी खेलने लगे हैं, लेकिन कबड्डी में भी हम हार रहे हैं ईरान से। जी अच्छा। तो फिर भी एक आशा है कि चूंकि हमारी जड़ों में कबड्डी है, गांव लेवल पे कबड्डी को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। आमतौर पे गांव में जाइए तो कबड्डी के बड़े अच्छे खिलाड़ी आपको मिलेंगे। ढांचा है वहाँ पे, रूट लेवल पे ढांचा खेल का होना चाहिए, जो यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट में है। जैसे आप रूट लेवल पे जाइए, गांव में जाइए, मोहल्लों में जाइए, तो लोग फुटबॉल खेलते नहीं दिखेंगे। जी सर, फुटबॉल खेलते नहीं दिखेंगे। बच्चे छोटे छोटे खेलते दिखेंगे, लेकिन उसका कोई लेवल नहीं लेवल है। नहीं, जी सर। या हॉकी भी पहले खेली जाती थी, अब नहीं सर ये खेली जा हॉकी पे मैं आने वाला था सर। जिस प्रकार देखा सर, हॉकी का जो है इस बार अच्छा जा रहा था। सेमीफाइनल जब उसने जीता जो है, सेमीफाइनल सर हारा था, जीत गया था सेमीफाइनल, जीत गया था सर। फाइनल में उसको जो है हार के जो है सामना, सेमीफाइनल में हार गया था। जी हाँ, वही ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच में जीता। हाँ सेमीफाइनल हार गए सर। तो क्या लगता है सर, हॉकी एक समय था जब मेजर ध्यानचंद जी जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उसके बाद सर ऐसा कोई खिलाड़ी भारत में क्यों पैदा नहीं हुआ? खिलाड़ी बहुत पैदा हुए जी, खिलाड़ी अच्छे पैदा, पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए। ऐसा नहीं है खिलाड़ी नहीं पैदा हुए। मेजर ध्यानचंद तो एक ही बार पैदा होते हैं इस तरह के खिलाड़ी। जी जी जी। लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी देश में पैदा हुए। बस जो ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ब्रिटेन है जी, ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। जी जी जी, आप जानते हैं एकदम सर। वहाँ पे 1500 एस्ट्रोटर्फ हैं और भारत में 10 या 12। तो जब एस्ट्रोटर्फ पे होने लगा हॉकी, तो वो अलग लेवल पे अब हॉकी हो गया है। तो हमें अपने टर्फ बढ़ाने होंगे, स्कूलों में टर्फ लगाने होंगे, कॉलेजेस में लगाने होंगे, और एक लंबी दूरी है। फिर भी भारत का अब जो प्रदर्शन है वो प्रो लीग, जो हॉकी की प्रो लीग शुरू हुई, और पटनायक साहब ने उड़ीसा में जो काम किए हॉकी के लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, और इससे भारत हॉकी के बड़ी ताकतों में आ गया है। कम से कम 8 बड़ी ताकतों में जी वो है। और आज जैसे इस बार गोल्ड मेडल नीदरलैंड, भारत का नीदरलैंड से मैच नहीं हुआ, जर्मनी से हुआ। जर्मनी फाइनल में नीदरलैंड से हार गया। नीदरलैंड फर्स्ट पोजीशन भी इस समय जो रैंकिंग है वो फर्स्ट नीदरलैंड की है। वो हमेशा से अच्छी ताकत रही है। नीदरलैंड जब भारत गोल्ड मेडल भी जीतता तो फाइनल वगैरह नीदरलैंड से या जर्मनी से ही होता था उस समय। जी। लेकिन कुछ नई ताकतें जैसे बेल्जियम, अर्जेंटीना उभर के आ रही हैं, और एशिया में भी जापान, चीन और मलेशिया ने अपना लेवल बहुत अच्छा कर लिया है। जैसे भारत के साथ पाकिस्तान पहले बहुत अच्छा होता था, इस बार वो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं हो पाया हॉकी में जी, इस बार एशिया लेवल पे। तो भारतीय हॉकी टीम अच्छा कर रही है, और उसमें निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी के पूल पैदा करने की ज़रूरत है। अगर 100 ऐसे हॉकी खिलाड़ी देश में होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो जब 20 उसमें से जाएंगे तो वो अजेय होंगे। अभी हमारे पास 20 ही खिलाड़ी हैं जिनमें इधर उधर किया जा रहा है। तो जैसे प्रो लीग बढ़ेगी, उस पर निवेश बढ़ेगा, स्कूलों और कॉलेजों में हॉकी को प्रोत्साहन होगा, तो हमारी बेंच जो स्ट्रेंथ है मजबूत होगी, और हम आगे हॉकी की फिर से ताकत बन सकते हैं।
चलिए सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप सर से हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत का प्रदर्शन जो है ओलंपिक 2024 में कैसा रहा, तो हम अगले क्वेश्चन तरफ सर बढ़ते हैं। सर, क्या लगता है जो खेलों में राजनीति का घालमेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार देखा जाए सर कि खेलों में जैसा खेलों के साथ राजनीति की जाती है सर, इस पर थोड़ा सा चर्चा करिए, हमारे दर्शकों को बताएं सर। खेल संघों में वही लोग हावी हैं जो राजनीति में हावी हैं, और ये एक तरह से स्थिति अच्छी भी है बुरी भी है। अब राजनीति से लोग आते हैं, राजनीति में वे लोग आते हैं जो साधन संपन्न रहते हैं, मजबूत रहते हैं, व्यवस्था में उनकी पहुंच रहती है। तो वो लोग अगर राजनीति में खेलों में आएंगे राजनीति से होके, तो वो सत्ता के जो फ़ायदे हैं या सरकारी जो फ़ायदे हैं वो दिला सकते हैं खिलाड़ियों को। एक ये फ़ायदा है राजनीति के आने का, लेकिन नुकसान कितने? दूसरा बहुत सारे नुकसान बहुत सारे हैं, क्योंकि वो भी वहाँ राजनीति करेंगे, अच्छे खिलाड़ियों को प्रताड़ित करेंगे, अपने लोगों की पूल तैयार करेंगे, भाई भतीजावाद करेंगे, या जो सरकारी अनुदान है उसको हड़प लेने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे डिमेरिट्स हैं वो करेंगे, और होता रहा है भारत में। और उन्हीं में से कुछ अच्छे राजनेता आके कुछ खेलों को आगे ले गए हैं, कुछ खेलों को पीछे ले गए हैं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो राजनेताओं के साथ साथ हम खिलाड़ियों को भी खेल संघों में महत्वपूर्ण स्थान दें। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई खिलाड़ी आए और खेल संघ की राजनीति में न फंसे या अच्छा काम ही कर पाए। जैसे पीटी ऊषा बहुत बड़ी उड़न परी रही हैं और देश की मेडलिस्ट रही हैं, लेकिन उनका जो रोल रहा इधर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहा। तो दोनों चीज़ें हैं, राजनेता आए, उन्होंने खेल संघों को राजनीति का विषय बना दिया, इससे बहुत सारी जो बड़ी प्रतिभाएं थी वो आने से रह गईं, लेकिन कुछ सरकारी लाभ भी मिल गया खेलों को। दूसरा इसका पहलू है। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पाते हैं। सर क्या लगता है आपको, भारत 2036 ओलंपिक कराने में सक्षम है? आपको क्या लगता है, अपना नजरिया सर बताइए, क्या लगता है आपको? अभी जिस प्रकार से परिदृश्य है सर, जिस प्रकार देखा जा रहा है 6 पदक पाए हैं 2036 में, क्या पदक से सक्षम है कि नहीं सक्षम? नहीं जी सर, हाँ चलिए। और जब हम खुद कराएंगे तो हो सकता है पदक हमारे बढ़ जाएं, 10-20 हो जाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अपने यहाँ परफॉर्मेंस करना अच्छा रहता है। कुश्ती वगैरह में, मुक्केबाजी वगैरह में इसका बहुत लाभ होगा अगर भारत ओलंपिक करा लेता है। रिलायंस फाउंडेशन ने और भारत सरकार ने मिलके एक कैंपेन रखा है और बहुत मजबूती से भारत ने दावा पेश किया है, लेकिन भारतीय शहरों का जो इंफ्रा है वो इसमें बाधा है। आप दिल्ली में चले जाइए, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नाली नहीं साफ़ हो रही है, बच्चे डूब के मर जा रहे हैं। तो थोड़ी सी बरसात हो रही, सड़क जाम हो रही है। तो ऐसे में कौन सा शहर भारत में ओलंपिक कराएगा? ये थोड़ी सी कॉमनवेल्थ सर याद दिलाओ। हाँ, एक बारिश से ने पूरा सर कॉमनवेल्थ में पूरा हवा खोल दिया था पूरा। तो उसी प्रकार अब हालांकि 2036 अभी बहुत दूर है, 12 साल हैं, हम अपने ढांचे को सुधार सकते हैं अगर आज से कोशिश करें। तो मुंबई या दिल्ली 2 ऐसे शहर हैं जो ओलंपिक कराने में सक्षम हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ भारत ने कराया ही है, एशियाड कराया ही है, तो थोड़े से ढांचे को सुधारना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश ओलंपिक करने में होता है, हज़ारों करोड़ डॉलर उसमें खर्च करने होते हैं। तो क्या भारत के लिए वो फ्रूटफुल होंगे या भारतीय जो आधारभूत ढांचा है उसमें सक्षम होगा, ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत सारे देशों ने जो उससे कम अर्थव्यवस्था के देश हैं, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने सफलता के साथ रियो में कराया, या दक्षिण कोरिया जैसे देश ने कराया, जो हालांकि विकसित देश है लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले बहुत छोटी कही जा सकती है। तो भारत भी करा सकता है, बस
उसको राजनीति से परे रह के भारत की गरिमा के साथ जोड़ के अगर एक तैयार किया जाए आधार, तो भारत में एक खेलों का आधारभूत ढांचा भी तैयार होगा और ओलंपिक भी हो जाएंगे। मोदी तब तक रहेंगे सर, मोदी जी करा ही लेंगे। जिस प्रकार सर एक दिन मैं पेपर हेडिंग पढ़ रहा था, 2029 में प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जी, उसका हेडिंग था। अच्छा, तो 2036 तक सर मोदी जी अमृत पी के नहीं आए, 12 साल है तो 87 साल के बेचारे हो जाएंगे। तो मोदी जी नहीं, लेकिन जो एक ढांचा तैयार हो रहा है जी जी, तो उसमें हम संभावना खोजते हैं कि भारत उस समय एक विकसित देश बनने के करीब होगा। मोदी जी ऐसे ही बता रहे हैं 2047 विकसित देश हो जाएंगे, तो हम लोग एक करीब रहेंगे विकसित देश के, करा सकते हैं। अच्छा सर, इसी में एक क्वेश्चन निकल गया सर, ये मुझे थोड़ा सर उसमें स्कूल लाइफ में था, जब कॉमनवेल्थ हुआ था हमारे यहाँ, कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था, 10 में कि 9 में हुआ था, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। सर दोबारा सर जिस प्रकार मैं अभी दिल्ली में मैं हूँ, देखता हूँ सर तरह तरह के जो स्टेडियम्स हैं वो खाली पड़े हैं सर, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं है, और उस समय कॉमनवेल्थ के समय बना हुआ था। सर दोबारा क्यों नहीं कॉमनवेल्थ हुआ, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सर दोबारा कॉमनवेल्थ सर क्या प्रक्रिया, कुछ पता अगर आपको जानकारी हो थोड़ा साझा करिए अपनी। कॉमनवेल्थ जो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन जो देश थे, हाँ, वही कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसी बड़ी टीमें। हाँ, ये तो सर हाँ सही। और पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसका जो वित्तीय वो था, कह सकते हैं कि रिजल्ट वो बहुत ख़राब रहा भारत के लिए। जैसा उन्होंने सोचा था कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे निवेश आएंगे और खेलों को बढ़ावा मिलेगा, जैसी चीज़ें नहीं हो पाई, तो हतोत्साहित हुआ भारतीय प्रशासन। और फिर उसने दावेदारी नहीं की। पलवाड़ी जो है उस समय काफ़ी हतोत्साहित सब ज़्यादा हुए थे, जेल चले गए। जी सर। तो चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब तो ऐसे सर ऐसे हो जाते हैं, बीच बीच कुछ क्वेश्चन निकलते रहते हैं। तो सर क्या लगता है क्रिकेट अन्य खेलों को नुकसान पहुंचा रहा है सर? इस पर थोड़ा दर्शकों को बताएं, अपने नज़रिए को बताएं, साझा करें सर। पहली नज़र में तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है कि क्यों क्रिकेट पे इतना दोष दिया जा रहा है। भाई अगर हमारी इच्छा क्रिकेट खेलने की, आपकी इच्छा क्रिकेट खेलने या देखने की है, तो उसमें हमने किसी को रोक थोड़े रखा है कि आप हॉकी न खेलिए, फुटबॉल न खेलिए। क्रिकेट खेलने वाला या देखने वाला बैन थोड़े लगाता किसी गेम पे। लेकिन अगर गहराई में जाएं तो हमारे देश के जितने भी मानव संसाधन हैं या वित्तीय संसाधन हैं या ढांचा है, वो क्रिकेट की सेवा में लगा हुआ है जी। और एक क्रिकेट की संस्कृति पनप गई है, जिससे हमारे यहाँ अन्य खेलों की संस्कृति को नुकसान हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 1000 स्टेडियम हैं, उसमें 80% स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। तो या $2 अरब का निवेश है, तो उसमें 70% क्रिकेट पे समर्पित है निवेश, एक बड़ा भाग जो है क्रिकेट ने। हाँ, तो और वो ओलंपिक में है भी नहीं। तो खैर अगले ओलंपिक में आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा एक गेम के लिए अगर हम 30 गेम की कुर्बानी दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे गेम भारत में उभर सकते हैं। जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन का एक बड़ा ढांचा भारत में उभर रहा है, केवल 1 या 2 एकेडमी है। अगर वही 50 एकेडमी हो, 100 एकेडमी हो बैडमिंटन की, स्कूल लेवल पे हो, तो आज बैडमिंटन में हम वह हो जो चीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। हम वो नहीं अभी हो सकते हैं। या हम फुटबॉल में भी उभर सकते हैं अगर उस लेवल की लीग खेली जाए। अभी तो जो यूरोप का 3rd डिवीज़न फुटबॉल है, उससे भी नीचे का फुटबॉल हम खेल रहे हैं। तो लेकिन अगर निवेश किया जाए स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे फुटबॉल में अच्छी अभिरुचि बने बच्चों की, तो हम फुटबॉल में भी उभर सकते हैं, बास्केटबॉल में भी उभर सकते हैं। बास्केटबॉल अभी मुश्किल से खेलने वाले 100 लोग हैं हिंदुस्तान में, अच्छे लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अगर वही 10,000 लोग हों या 1 लाख लोग हों, तो भारत में भी बास्केटबॉल भी अमेरिका के लेवल का हो जाएगा। भाई लंबे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। पंजाब में आप देखिए, हरियाणा में देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए, हट्टे-कट्टे लोग हैं, लंबे खिलाड़ी हैं। तो बात निवेश की है और मानव संसाधन की है। मानव संसाधन अभी क्रिकेट पे लगा हुआ है
तो इसलिए अन्य खेल आगे नहीं आ पा रहे हैं। जो भौतिक संसाधन भी क्रिकेट में झोंक दिए गए हैं, जी। तो अन्य खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तो ये सच है कि क्रिकेट की वजह से दिक्कत है अन्य खेलों में। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। तो सर, जिस प्रकार से देखा जाए, विनेश फोगाट प्रकरण में कोई षड्यंत्र था या सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इस पर बताइए सर आप। मैं षड्यंत्र थ्योरी को तो नहीं मानता हूँ जी। कोई भी खेल प्रशासक, नेता या कोच कम से कम इस लेवल पे तो नहीं गिर जाएगा कि वो अपने देश का स्वर्ण पदक दांव पे लगा दे। जी। और इस तरह के उदाहरण बहुत सारे हैं। ऐसे ही ओलंपिक में 5-6 ऐसे हुए कि जो उनको अधिक वेट की वजह से खेलने से रोक दिया गया। लेकिन ये नियम बोगस है। आपने रोज़ आपकी चेकिंग हो रही है, या आपके भार की चेकिंग तो रोज़ हो रही है। आपने सही भार वर्ग में जीता है 3 मुकाबला, आपने एक ही दिन में जी सर 3 मुकाबले जीते हैं जो सही भार वर्ग में है। तो जो सही भार वर्ग में अगर आपने जीता है तो आपको पदक क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई वो तो अधिकृत थी इस रजत पदक के लिए, भले ही आप स्वर्ण पदक के लिए ना लड़ाएं उसको, लेकिन कम से कम जो पहले जीत चुकी है वो फेयर है। जी सही बात। तो वो नियमों के, अरे ऐसे नियम पता नहीं कौन नियम बैठ के बताता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलत नियम था। और एक सर मुझे लगता है 100 ग्राम 150 ग्राम तक सर एक बार्गेनिंग मतलब वो रखना चाहिए, इतना चल सकता है। अब वो खेल है, खेल प्रशासकों ने कुछ सोच के चीज़ें तय की होंगी। तो अगर आप 1 लीटर पानी पी लेंगे तब भी आपका 100 ग्राम वेट बढ़ गया। कम से कम एक मानवीय पहलू इसमें होना चाहिए। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि भारतीय खेल प्रशासकों ने जानबूझ के इस मामले को कमतर ढंग से उठाया। जी। क्योंकि इसी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में ही केनिया के एक धावक को आयोग घोषित कर दिया गया था, और बाद में उसको केनिया के चैलेंज के बाद उसको रजत पदक दिया गया। सर अमेरिका के भी एक सर पहलवान थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि सिल्वर दिया जाए विनेश फोगाट को। तो अगर भारतीय खेल प्रशासक सक्षम होते, अगर मोदी जी का डंका पूरे विश्व में जैसे बज रहा है, कहा जाता है सर विश्व में जो है मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई डंका नहीं बज पाया, नहीं दिखाई दिया। सही बात। भाई ये छोटी सी बात थी किसी भी देश के लिए या किसी भी ओलंपिक आयोजक के लिए। भारत जैसे देश जो 1.5 अरब आबादी और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उसको इस तरह से नियमों का हवाला दे के और उसके साथ घोटाला हो गया। सही बात। तो ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। जी। और विनेश स्वर्ण पदक जीतती, क्योंकि उस हिल्डेब्रांड जो स्वर्ण जीती उसको वो जब लड़ी थी उससे वो जीती थी, और इस समय तो बहुत फॉर्म में थी वो। बहुत फॉर्म में थी जी। तो ऐसी पहलवान को हरा के वो आई थी जो कभी हारी ही नहीं थी, 82 मुकाबले जीत चुकी थी जापान की पहलवान। तो निश्चय ही फोगाट के साथ जो दुर्भाग्यशाली घटना हुई, तो उसमें कोई षड्यंत्र जैसी तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक कचोट उभरती है कि भारतीय प्रशासन ने वो नहीं किया, उस गंभीरता से नहीं लिया। पता नहीं किस वजह से, इसमें राजनीति थी कि कोई दबाव था, मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, लेकिन ये कचोट हमेशा रहेगी कि भारत जो कथित रूप से डंका अपना पूरा विश्व में बजा रहा है, सही बात है, वो एक वास्तविक विजेता को पदक नहीं दिलवा पाया भारतीय प्रशासन। जी सर। तो ये थी हमारी जो है पेरिस ओलंपिक 2024 को ये अभियान को लेके 6 पदकों के साथ जो भारत का समाप्त हुआ परिचर्चा सुधांशु सर के साथ। ऐसे ही खेल जगत की खबरों के लिए बने रहे टीडीपी न्यूज़ 24 में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।